नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आज बात होगी ब्लैक बॉक्स को लेकर के। ब्लैक बॉक्स जो कि विमान हादसे के बाद अहमदाबाद में बरामद कर लिया गया है। तो आखिरकार ब्लैक बॉक्स होता क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस पूरे हादसे की जांच कर रही हैं। उनके द्वारा कितने महीनों के अंदर जो जांच रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, उसे लेकर के एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं हैरानी जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज तक बोइंग का कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ है। ये विमान क्यों, किस वजह से क्रैश हुआ, ये जांच का विषय है। और यही वजह है कि बोइंग यानी कि अमेरिका खुद इस जांच में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यानी कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका भी इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा। ब्रिटेन इस पूरे मामले की तहकीकात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। भारत में ये प्लेन हादसा हुआ है और अमेरिका का ये प्लेन था जो कि बोइंग बनाता है। तो ये तीनों देश हैं जो कि इस जांच में शामिल रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स होता क्या है और किस तरीके से ब्लैक बॉक्स इस पूरे मामले में जांच का विषय रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आसानी होगी इस पूरे हादसे को समझने में। देखिए, इसका नाम जरूर ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये होता नारंगी रंग का है। इसकी वजह भी ये है कि हादसे के बाद दरअसल ज्यादा से ज्यादा जो हिस्से हैं वो काले पड़ जाते हैं। इसे आसानी से ढूंढा जा सके, यही वजह है कि इसे ब्लैक की जगह कलर जो है वो नारंगी दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स होने के पीछे ये वजह नहीं है कि इसका रंग ब्लैक होता है। तो ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य डिवाइस होते हैं। पहला डिवाइस होता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट के अंदर जो कुछ भी बातचीत हुई है वो सारा डेटा स्टोर होता है, जिसे रीस्टोर किया जाएगा और समझा जाएगा कि हादसे के पहले जो दोनों पायलट कॉकपिट में मौजूद थे उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। दूसरा जो डिवाइस होता है इसके अंदर वो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ये बताएगा कि आखिरकार उस वक्त जब विमान उड़ान भरने वाला था तो परिस्थिति क्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स का बरामद होना इस हादसे के 28 घंटे बाद ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे आने वाले वक्त में हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार इस पूरे हादसे की वजह क्या रही। ब्लैक बॉक्स कहाँ स्थित होता है? ये स्थित होता है विमान के पीछे वाले हिस्से में, टेल वाले हिस्से में। वही टेल वाला हिस्सा जो कि हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरा था। हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरने की वजह से ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से सुरक्षित रहा, क्योंकि ये वहीं से बरामद किया गया है। टेल का जो पूरा हिस्सा है वो जाकर के हॉस्टल में गिर गया था। तो एयर इंडिया तो विमान हादसे की जांच कर ही रहा है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका इस जांच में रहने वाला है। DGCA इस पूरे हादसे की जानकारी जुटा रही है, तो वहीं AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इसकी जांच कर रहा है, जिन्हें ब्लैक बॉक्स सौंप दिया गया है, जो आगे की जानकारी ब्लैक बॉक्स से निकालेंगे। ये हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में हुआ था, और बोइंग जो है वो अमेरिकी विमान कंपनी है, इसलिए अमेरिका भी इस हादसे की जांच से जुड़ गया है। ब्रिटेन के गेटविक जा रहा था ये विमान, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक थे। यही वजह है कि ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी हादसे की जांच करेगी। अब जो कंपनियां विमान हादसे के बारे में जांच कर रही हैं वो सही वजह बताएंगी कि किन परिस्थितियों में विमान हादसे का शिकार हुआ। ये कंपनियां सही कारणों की तलाश करती हैं, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, क्योंकि इनका काम होता है कि ये एक रिपोर्ट तैयार करें और उसे संबंधित जो टीम है उसे सौंप दे। इन आने वाले हादसों में वजह क्या रही है, हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ें होंगी उन्हें डिकोड किया जाएगा। FDR से मिले जो विमान के डेटा होंगे उसका मिलान किया जाएगा, और इन तमाम मिलान के बाद ये क्लियर हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार विमान हादसे के पीछे की वजह क्या रही। अब इस पूरे प्रोसेस में वक्त कितना लगता है वो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि इसमें एक लंबा वक्त लगने वाला है। 12 महीनों में फाइनल रिपोर्ट देनी होती है। हालांकि 12 महीने का जो टाइम है वो एक लिमिट होता है, लेकिन उसके बीच में भी ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की जा सकती हैं अगर जांच पूरी हो जाती है। तो जांच एजेंसियां कई तरीके से जानकारियां जुटाती हैं, जिनमें विमान का रडार डेटा होता है, ATC से हुई बातचीत होती है, विमान की जो मेंटेनेंस होती है उसका पूरा इतिहास होता है, पायलट्स की काबिलियत के बारे में होता है। यानी ये तमाम ऐसे मुद्दे
मुद्दे होते हैं जो जांच का विषय होते हैं। अब देखिए एटीसी का जिक्र हुआ है तो आप ये जानते हैं कि मेडे करके कॉल लिया गया था पायलट्स की तरफ से। उन्होंने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी एटीसी से। एटीसी को उन्होंने बताया था मेडे यानी कि बहुत बड़ा खतरा है, उड़ान नहीं भर पाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। थर्स्ट कम हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। तो अब यही सब जांच होगी आखिरकार उस वॉइस रिकॉर्डर में और क्या कुछ मिलता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। एटीसी के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। विमान का जो मेंटेनेंस होता है उसे पूरा देखने वाली एक जो क्रू होगी, उन सभी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। अहमदाबाद का मौसम उस वक्त कैसा था? हालांकि अहमदाबाद का मौसम एक तरीके से साफ था, ये जानकारी शुरुआती तौर पर निकल करके सामने आ गई थी, लेकिन फिर भी इस मामले में भी छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी कि उस वक्त जब उड़ान भरी जा रही थी तो अहमदाबाद का मौसम कैसा था। सुरक्षा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो जांच है, ये 30 दिनों के अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर भी जो फाइनल रिपोर्ट है उसे पेश करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया जाता है कि 12 महीनों के भीतर जांच रिपोर्ट को सबमिट कर दी जाए। लेकिन ये जो विमान हादसा हुआ है जिसमें 242 लोग सवार थे, 241 लोगों की जान चली गई, उसके साथ साथ जिस हॉस्टल बिल्डिंग पर ये गिरा था वहां रहने वाले डॉक्टर्स, वहां काम करने वाले लोगों की जान चली गई। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द जो डेटा है उसे रिकवर करके इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। अब देखिए जो ये पूरा हादसा हुआ है उसे लेकर के डीजीसीए की तरफ से भी कई सारे जो पैरामीटर्स हैं वो लागू कर दिए गए हैं। डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि कोई भी विमान बोइंग का उड़ान भरेगा उसके पहले उसे कुछ पैरामीटर्स पर खरा उतरना पड़ेगा, चेकिंग की जाएगी। अब क्या कुछ डीजीसीए की तरफ से कहा गया है इस नए आदेश में वो जान लीजिए। कहा गया है कि हर फ्लाइट की डिपार्चर से पहले अनिवार्य जांच होगी, फ्यूल पैरामीटर जो है उसकी जांच की जाएगी और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जो जुड़े हुए सिस्टम है उनके बारे में भी जांच की जाएगी। केबिन में हवा का दबाव कैसा है, इंजन कंट्रोल सिस्टम कैसा है, तो ये तमाम ऐसे टेस्ट होंगे जिसे पार करना होगा और समीक्षा की जाएगी और उसी के बाद किसी भी विमान को उड़ान भरने के लिए परमिशन डीजीसीए की तरफ से दी जाएगी। क्योंकि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद डीजीसीए ने ये कड़ा पहरा कर दिया है ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई विमान हादसा ना हो। ये पूरा जो हादसा हुआ था उसमें जो डेड बॉडीज़ बरामद की गई हैं, अब उनके हाल ऐसे हो गए हैं कि पहचान पाना नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि डीएनए रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, डीएनए मिलान किया जा रहा है ताकि संबंधित जो लोग हैं उन्हें, उनके परिजनों को वो डेड बॉडीज़ सौंपी जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो विमान हादसा था वो कितना क्रूशियल था कि डीएनए रिपोर्ट से मिलान करनी पड़ रही है। अब यही वजह है कि जो तमाम समीक्षाएँ हैं वो की जा रही हैं, तमाम जो चेक पॉइंट्स है वो फिल किए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई भी हादसा ना हो। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि बोइंग विमान के साथ आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। अब अमेरिका भी इस जांच में शामिल हो गया है, जो जानकारी जुटाएगा कि बोइंग के साथ क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल। नमस्कार।